दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी सनातनियों और राष्ट्रवादियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज इलेक्शन रिजल्ट का दिन है और अभी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसपे मैंने महाराष्ट्र और झारखंड के रिजल्ट की चर्चा की, उनके कारण क्यों चुनाव वो मतलब बीजेपी या कांग्रेस महाराष्ट्र में क्यों जीती या झारखंड में क्यों हारी, इसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया। तो अभी मैं ये अपडेट लेकर आया हूं कि बिहार में क्या हुआ। तो दोस्तों बिहार में भी 4 सीटों पर बाई इलेक्शन हुए थे और उन चारों सीटों पर एनडीए के लोगों ने अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन किया और 4 की चारों सीट एनडीए ने अपने खाते में जीत लिया है। जी हाँ दोस्तों, तो अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से सीट पे चुनाव था और उस चुनाव पे कौन कौन कैंडिडेट्स हैं और कौन कौन से कैंडिडेट्स उस पे जीते हैं या हारे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सीट है इमामगंज की सीट। इमामगंज की सीट पर HAM जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा में उनकी जो बहू हैं दीपा कुमारी मांझी, उन्होंने जीत दर्ज की है। उन्होंने 50,000 ज्यादा से वोटों से आरजेडी कैंडिडेट को हराया है। जी हाँ दोस्तों, आरजेडी के कैंडिडेट के प्रचार करने के लिए स्वयं ओसामा साहब वहां पहुंचे थे और उन्होंने उस कैंडिडेट के लिए प्रचार करने के लिए कहा था। उन्होंने माफ़ी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि इन्होंने जो भी गलती किया है उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। लेकिन इमामगंज की जनता ने उनकी बातों को दरकिनार करते हुए, और आरजेडी कैंडिडेट का नाम है रोशन कुमार, उनको उनको अच्छा खासा नुकसान, सिर्फ 45,000 वोट मिले हैं, जबकि जो दीपा को उनसे 51,000 वोट से आगे चल रही हैं। और इसी सीट पर, इमामगंज सीट पर, जन स्वराज ने जितेंद्र पासवान को उतारा था। वो तीसरे नंबर पे रहे हैं। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि इमामगंज की सीट जो है उस पर बीजेपी की HAM की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की जो जीतन राम मांझी की जो बहू है दीपा मांझी, उन्होंने जीत हासिल की। दूसरी सीट है बेलागंज सीट। जी हाँ दोस्तों, बेलागंज सीट पर से जेडीयू की उम्मीदवार थी मनोरमा देवी और उन्होंने 21,000 से ज्यादा वोटों से आरजेडी कैंडिडेट विश्वनाथ कुमार को हराया। तो बेलागंज की सीट पर जेडीयू ने कब्जा किया। इससे पहले इमामगंज की सीट पर HAM ने कब्जा किया। उसके बाद आइए रामगढ़ की सीट। रामगढ़ में बीजेपी के अशोक कुमार की जीत हुई है। उन्होंने सिर्फ 1,000 वोट से बीएसपी प्रत्याशी सतीश कुमार को हराया है। वहां आरजेडी, जन स्वराज, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। और उसके बाद जो दोस्तों सबसे ज्यादा जो चर्चा में रहा सीट, वो सीट थी तरारी विधानसभा। तरारी विधानसभा में बीजेपी के कैंडिडेट विशाल प्रशांत ने जीत दर्ज की है। विशाल प्रशांत जो हैं वो सुनील पांडे के पुत्र हैं और उन्होंने 10,000 से ज्यादा वोटों से CPI-ML के कैंडिडेट राजू यादव को हराया है। और हारने के मामले में राजू यादव ने एक रिकॉर्ड बना दिया है। तो ये इंडिया अलायंस के कैंडिडेट है हारने में, जब इनके जो मुखिया उन्होंने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, तो छोटे मोटे रिकॉर्ड ये राजू यादव से तो बना ही सकते हैं, इसमें दिक्कत क्या है।
तो यहाँ पर तरारी लोकसभा क्षेत्र में भी तरारी विधानसभा में भी प्रशांत किशोर ने अपना कैंडिडेट उतारा था और उनके उनके कैंडिडेट भी जीत नहीं पाए। तरारी में भी उनके प्रत्याशी जो हैं तीसरे नंबर पे रहे हैं। तो ये जो बाईपोल इलेक्शन था, ये प्रशांत किशोर के लिए एक तरह का लिटमस टेस्ट था। तो प्रशांत किशोर ने इससे पहले 2 साल तक पूरा बिहार में पदयात्रा किए। उसके बाद 2 अक्टूबर को बड़े जोर शोर के साथ पटना में अपने पार्टी की घोषणा की, अपने पदाधिकारियों की घोषणा की और बड़े बड़े दावे किए कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब मैं हंसी की बात ये कह रहा हूँ कि जन स्वराज की पार्टी की स्थापना हुई 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती उस दिन होती है और उसी दिन उन्होंने ये कहा कि हमारी सरकार बनते ही हम सबसे पहले बिहार में शराबबंदी को हटा देंगे। मतलब महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन ये घोषणा करना थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है। ये घोषणा आप किसी और दिन कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन थोड़ा सा विचारों का मैच होना ज़रूरी है। अदरवाइज लोग आपको फिर सीरियसली लेंगे नहीं। आपको जिस तरह मैंने एक पॉइंट अभी पकड़ा है, उस तरह लोग और भी कई पॉइंट पकड़ सकते हैं। तो प्रशांत किशोर के लिए तो इस चुनाव में कुछ भी हाथ नहीं आया, उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। किसी भी कैंडिडेट ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। एक आध जगह जैसे कि इमामगंज में उनके जो कैंडिडेट हैं उन्होंने ठीक ठाक वोट हासिल किया है। अगर वहाँ उनके कैंडिडेट नहीं होते तो शायद आरजेडी को जीत मिल सकती थी। तो बेसिकली उन्होंने आरजेडी का ही वोट काटा है। तो आरजेडी को थोड़ा सावधान हो जाने की जरूरत है प्रशांत किशोर से। और बाकी तो मुझे लगता है कि और कुछ इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। बिहार में ये रिज़ल्ट आने के बाद बीजेपी के हों या फिर जेडीयू के हो या फिर हम के हों या फिर रामविलास पासवान की पार्टी के, चिराग पासवान की पार्टी के हों, ये लोग बहुत आश्वस्त दिख रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि अगर ऐसा ही रहा तो 2025 का चुनाव इनके लिए केक वॉक होने वाला है, बहुत आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन किसी भी चुनाव को आसान या मतलब टफ नहीं मानना चाहिए, किसी भी चुनाव को आसान नहीं मानना चाहिए। बेसिकली चुनाव को चुनाव की तरह लेना चाहिए और हर एक चुनाव का अपना अलग स्वरूप होता है, रंग होता है, रूप होता है और जीत हार उसी पे डिपेंड करता है। जनरली बाई इलेक्शन को लोग उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, बाई इलेक्शन में उतने लोग वोट करने भी नहीं जाते हैं क्योंकि बिहार में ज़्यादातर माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम होती है। बिहार में ज़्यादातर लोग बाहर काम करने चले जाते हैं। तो अगर हर एक साल ऐसा ही होता रहा, चुनाव होता रहा, तो मुश्किल से लोग जा पाएंगे। तो जब नेक्स्ट ईयर फुल फ्लेज चुनाव होगा तो उस समय क्या स्थिति होता है ये देखने वाला दिलचस्प रहेगा। इस चुनाव को इतना ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। इस चुनाव एक लिटमस टेस्ट था प्रशांत किशोर के लिए। अगर वो कुछ अच्छा कर जाते, अगर किसी एक सीट पर अच्छा कंटेस्ट कर जाते तो वो शायद चर्चा में रहते, वो आगे के बारे में सोच सकते थे। लेकिन ये चुनाव प्रशांत किशोर के लिए एक सेटबैक है और उन्हें शायद अपने रणनीति बदलने की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि इस तरह से तो उन्हें, मुझे नहीं लगता 2025 के चुनाव में कोई सफलता मिलने जा रही है। जिस तरह के दावा वो करते हैं कि मुझे अगर 160 से या मतलब कि 150 से कम सीट मिलेगा तो मैं उसे हार ही मानूंगा। तो मुझे तो लग रहा है कि प्रशांत किशोर को इस बात पर एक बार विचार करना चाहिए। जीत हो या हार हो, जीत जाने पर कोई भी अगर 122 सीट भी अगर आ जाती है और जीत जाते हैं तो सीएम तो उन्हीं को बनना है, मतलब उनके ही पार्टी को बनना है। तो ये रहा बिहार के चुनाव पर मेरा अपडेट और सभी जीते हुए कैंडिडेट्स को मेरी तरफ से बधाइयाँ, सभी जीते हुए पार्टी को मेरी तरफ से बधाई, सभी कार्यकर्ताओं को मेरी तरफ से बधाई। और जो कैंडिडेट हार गए हैं उन्हें हताश या निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये चुनाव कोई अंतिम चुनाव नहीं है।
अगर सीखना है तो राहुल गांधी से सीखो। इतने चुनाव हारने के बाद भी हर एक चुनाव में मतलब कि आते हैं, फ्रेश की तरह आते हैं कि हमें मतलब कि अगर सीखना है तो उनसे सीख सकते हैं कि चुनाव हारने के बाद भी कैसे अपने आप को एनर्जेटिक रखा जा सकता है, इनकरेज रखा जा सकता है। तो राहुल गांधी इज द बेस्ट एग्जाम्पल, तो आप उनसे सीख सकते हैं, इससे आपको हिम्मत आएगी। और कोई भी चुनाव अंतिम नहीं होता है। आप लोग तैयारी करते रहिए, जनता की सेवा करते रहिए, जनता के बीच में जाते रहिए। नेक्स्ट चुनाव में हो सकता है कि आप जीत जाएं। तो दोस्तों आज के लिए मुझे इतना ही कहना था, अपडेट है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।